नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आपके लिए पेपर लेके आ गए हैं। 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है। 56 नंबर का उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा ये जारी किया गया पेपर है। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो सॉर्ट की दोष में अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इस कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। जबकि फ्रैंकल दोष में अवयवी कण अपने नियत स्थान से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में, इस कारण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इंटरस्टिशियल दोष जो होता है उसमें भी अवयवी कण नियत स्थान से जाते हैं। ऐप केंद्र धातु आधिक्य दोष होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट की दोष इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष को आप बहुत अच्छे ढंग से करके जाएं, ये क्वेश्चन आना आपका निश्चित है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीतल बनाने के लिए उपस्थित धातुएं कौन सी होती है। तो पीतल के लिए आप ब्रॉन्ज के लिए कूजन कर लें, यानी कॉपर और जिंक से पीतल बनता है। और CuSN कूसन, इससे आप कांसा याद कर लें में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। गैल्वनीकरण में किस धातु का लेप किया जाता है। तो कॉपर धातु का लेप किया जाता है गैल्वनीकरण में। क्वेश्चन है आपका, FeCN6 4- में Fe का कौन सा संकरण होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर समन्वय संख्या 6 दे रखी है CN की, और समन्वय संख्या 6 होती है जब संकरण आपका एक तो केवल D2sp3 बचता है, एक तो D2sp3 हो सकता है, या फिर sp3D2 होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लें, CN एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के साथ साथ Fe का जो ऑक्सीकरण होता है, Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s2 होता है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अवस्था निकाला है तो Fe की +2 आ रही है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 3d6 बचेगा। 3d6 में क्या होगा, d ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो CN के प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण इनका युग्मन हो जाएगा, और 2 अंदर वाले d कक्षक आपके खाली बचेंगे। तो यहाँ पर आपका संकरण D2sp3 होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, N2+Cl- बेंजीन, इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr से आपसे अभिक्रिया करवा रहा है और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, ये आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया होती है। लेकिन यदि यहाँ पर Cu2Br2 के स्थान पर यदि ये केवल कॉपर लेता, Cu लेता, तो ये आपकी गाटरमान अभिक्रिया हो जाती। तो दोनों अभिक्रियाओं को आप याद कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर है। Cu2Br2 और HBr ले लिया तो आपका सेंडमेयर हो गया, और केवल कॉपर ले लिया तो गाटरमान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से न्यूनतम क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। तो देखो, यहाँ पर एक कार्बन वाला मेथिल क्लोराइड है, ये एथिल क्लोराइड है, ये प्रोपिल क्लोराइड है, और ये ब्यूटिल क्लोराइड है। आपको पता है जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो सबसे कम क्वथनांक पूछ रहा है तो A का हो जाएगा, और क्वथनांक का बढ़ता क्रम पूछता तो A के बाद B से ज़्यादा C, और C से ज़्यादा D का हो जाता। और यदि किसी मॉलिक्यूल में ब्रांच यानी कि शाखा बढ़ती हैं तो समावयवियों में क्वथनांक कम होते चले जाते हैं, क्योंकि वांडरवाल प्रकृति के आकर्षण बलों में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, मॉलेज के किण्वन द्वारा प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम। तो दोस्तों, ये मॉलेज ना होकर यहाँ पर सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज का सूत्र होता है आपका C12H22O11। इन्वर्टेज एंजाइम इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, यौगिक जो SN1 अभिक्रिया के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होता है, सुग्राही होता है। तो आपको पता है दोस्तों, SN1 क्रिया सबसे कम 1 डिग्री देते हैं, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और उससे भी ज़्यादा 3 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री कार्ब कैटाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो B ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में अयस्क के साथ उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियाँ, जिन्हें कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी इत्यादि कहते हैं, उन्हें गैंग आ जाएगा, अधात्री आ जाएगा, या अप अयस्क के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी नामों से जाना जाता है। गैंग बोल दो आप, अधात्री बोल दो, अप अयस्क बोल दो, इन नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, K2NI EDTA में NI की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है EDTA एक षटदंतुक लिगेंड होता है, तो हेक्साडेंटेड होने के कारण इसकी जो समन्वय संख्या है वो 6 हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाए तो किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हो DDT पाउडर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। और DDT पाउडर का पूरा नाम आप जरूर याद कर लें, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसका पूरा नाम होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरलिंग हार्मोन को कहते हैं? नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है आपका, और मादा हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धात्विक गोल्ड की FCC संरचना में प्रत्येक परमाणु के निकटस्थ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों निकटस्थ परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है FCC में। तो FCC में एक अवयवी कण अन्य 12 अवयवी कणों को स्पर्श करता है, क्योंकि 6 तल से ऊपर और 6 तल के नीचे। इस तरह से आपकी अवयवी कणों की संख्या तो यहाँ पर 4 होती है FCC में। SCC में अवयवी कणों की संख्या 1, BCC में अवयवी कणों की संख्या 2, FCC में अवयवी कणों की संख्या 4 और ECC में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। और समन्वय संख्या की बात करें तो SCC में एक अवयवी कण अन्य 2 अवयवी कणों SCC में एक अवयवी कण 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है, BCC में एक अवयवी कण 8 अवयवी कणों को स्पर्श करता है, FCC में और HCP में एक अवयवी कण अन्य 12 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। तो समन्वय संख्या, संकुलन दक्षता, ये सभी आप याद करके जाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहिम पदार्थों के उदाहरण लिखिए। तो प्रतिहिम पदार्थों के रूप में आप एथिलीन ग्लाइकोल को याद कर लो। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग प्रतिहिम पदार्थ के रूप में किया जाता है, जो गाड़ी के रेडिएटरों में जो जल का हिमांक होता है उसे लगभग 17.5 डिग्री तक कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गैसों में द्रवों की विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है, इसे हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ वर्णलेखी में प्रयुक्त अधिशोषक का नाम बताइए। तो SiO2 का उपयोग ले सकते हो आप, Al2O3 को उपयोग में ले सकते हो, एल्यूमिना, सिलिका जेल, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड संकुचन का कारण क्या होता है? तो लेंथेनाइड संकुचन का मेनली कारण होता है कि 4f जो श्रेणी होती है उसका f कक्षकों का आकार बड़ा होने के कारण परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत कम हो जाता है और नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे साइज कम हो जाती है। तो लेंथेनाइड संकुचन होने लग जाता है। अब ये लेंथेनाइड संकुचन लेंथेनाइड श्रेणी में होता है, इस कारण इसे लेंथेनाइड संकुचन बोला जाता है। और इसके कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग आपका बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोपीन की तनु H2SO4 की उपस्थिति में जलयोजित होने पर समीकरण लिखिए। तो प्रोपीन आपका क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी जल के साथ आपकी अभिक्रिया करवा रहा है और ये H2SO4 यानी कि अम्ल की उपस्थिति में। तो मार्कोनिकॉफ का यहाँ पर नियम लग जाएगा और OH उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो आपका उत्पाद बनने वाला है CH3 CH OH और इधर से आपका CH3, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। और आपको पता है आजकल एल्कोहल का निर्माण एल्कीन के जलयोजन से बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों आपकी बुक का सीधा क्वेश्चन आपका ये उठ के आया है, Cl CH2 का होल 4 Cl, इसकी अभिक्रिया आप 2 मोल NaCN या KCN से करवा दो। जैसे ही इसमें CN दोनों साइड एंट्री करेगा तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आप जानते ही हो। यहाँ पर होल 4 और इधर भी CN आ जाएगा। अब इसका आप मेंडियस अपचयन करवा दो या नॉर्मल अपचयन करवा दो। H2Ni की उपस्थिति में आप इसका अपचयन करवा सकते हो और अपचयन करवाओगे तो ये यौगिक परिवर्तित हो जाएगा CH2 का होल 6 और इधर भी क्या आ जाएगा आपका NH2 और ये आपका हेक्सेन 1,6 डाई एमीन में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फोनिलिक अम्ल की ज्यूटर आयन वाली संरचना बनाइए। तो आपको पता है एल्डिहाइड जो होते हैं या कीटोन जो होते हैं, जब इनका नाविक रागी योगात्मक अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये ऋणात्मक भाग यानी न्यूक्लियोफाइल पहले कार्बन पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद यहाँ से आपका बन जाएगा SO3H और इधर आपका आ जाएगा ONA। अब आपको पता है ऊपर ये वाला क्षार होता है और नीचे वाला एसिड है, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया चालू हो जाएगी, H ऊपर चला जाएगा तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा ऊपर OH और नीचे आ जाएगा आपका SO3Na और इसी को आप ज्यूटर आयन बोलते हैं। तो ये सल्फोनिलिक अम्ल का ज्यूटर आयन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, खंड ब चालू हो जाता है। खंड ब में आपको देखो दोस्तों बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें। सभी के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सभी क्वेश्चनों को आप एक एक पढ़ लें। मैं यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर सभी क्वेश्चनों को दिखा रहा हूँ।
यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए या किसी का आंसर आपके समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दो। सभी प्रश्नों के आंसर आपको हमारी टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको वहाँ पर PDF फाइल में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन करके इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आगामी पेपर आपको इसी चैनल पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।